टैक्स फ्री कर दिया जाए। तो होता क्या था, हमारे देश में अंग्रेजों के देश से कपड़ा बिकने के लिए आता था तो वो टैक्स फ्री होता था, और हिंदुस्तान में जो कपड़ा बनाने वाले उद्योगपति होते थे उनके ऊपर इतना टैक्स लगाया जाता था कि वो कपड़ा महंगा हो जाता था। हमारे देश में सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो अंग्रेजों ने बर्बाद की टैक्स लगाकर। तो कानून उन्होंने बना दिया कि हिंदुस्तान में जितने व्यापारी हैं, जितने उद्योगपति हैं, उनके ऊपर भयंकर टैक्स लगाओ। क्यों? क्योंकि उनका माल बाजार में महंगा होता चला जाए। और दूसरे बाजू में अंग्रेजों के देश से जितना माल हिंदुस्तान में आएगा वो सब टैक्स फ्री कर दो ताकि वो सस्ता हो जाए और हिंदुस्तान के गांव गांव में बिके। हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगेगा और अंग्रेजी व्यापारियों पर टैक्स नहीं लगेगा, ये नीति बनाई गई थी और इस नीति का नाम था पॉलिसी फॉर फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की नीति। और उनके मुक्त व्यापार की परिभाषा क्या थी? एक बार अंग्रेजों की संसद में बहस चली। हमारे पास अंग्रेजों की संसद में जो बहस चली है उसके कुछ दस्तावेज हैं। तो उन दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद पता चला कि एक दिन अंग्रेजी संसद में बहस चल रही थी, और अंग्रेजी संसद में बहस चल रही थी तो एक अंग्रेज एमपी ने सवाल पूछा कि ये फ्री ट्रेड क्या है। तो एक अंग्रेज दूसरे नेता ने उसका जवाब दिया कि अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बिके, ये है फ्री ट्रेड, और बदले में हिंदुस्तानी कंपनियां जो चलती हैं वो बंद हो जाएं, ये है फ्री ट्रेड। हिंदुस्तान के लोगों से कच्चा माल हम ले जाएं बिना पैसे में, ये है फ्री ट्रेड। और अंग्रेजों के देश से पक्का माल बनाकर वापस हिंदुस्तान में बेचें, ये है फ्री ट्रेड। तो उस एमपी ने पूछा कि इस फ्री ट्रेड को भारत में चलाने के लिए आपने क्या किया? तो दूसरा अंग्रेज एमपी जवाब दे रहा है कि हमने हिंदुस्तान में टैक्सेशन का नेटवर्क बना दिया है। तो कितना टैक्स लगाया है आपने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर? तो अंग्रेज एमपी बता रहा है कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर 100 रुपए का व्यापार करे तो उसके ऊपर हमने 127 रुपए का टैक्स लगा दिया। तो पहले वाला एमपी फिर पूछ रहा है कि ये 100 रुपए के व्यापार पर अगर 127 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा हिंदुस्तानी व्यापारी को तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे? तो वो कह रहा है इसके दो ही नतीजे निकलेंगे। पहला नतीजा यह निकल सकता है कि अगर हिंदुस्तानी व्यापारी ईमानदार है और ईमानदारी से वो 127% टैक्स देना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे उसका धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए के व्यापार पर अगर 127 रुपए का टैक्स देना पड़ जाए तो वो व्यापारी धंधा नहीं कर सकेगा। तो उसने कहा दूसरा रास्ता क्या होगा? उसने कहा दूसरा रास्ता एक निकल सकता है कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर टैक्स देना बंद करेंगे तो टैक्स की चोरी करेंगे, और टैक्स की चोरी करेंगे तो बेईमान बनेंगे, और बेईमान लोगों को गुलाम बनाना आसान होता है। माने अंग्रेजों के सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर ईमानदारी से टैक्स देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, और अगर टैक्स देना बंद करेंगे, चोरी करेंगे तो बेईमान हो जाएंगे। या तो हम उनको बेईमान बना देंगे या उनको हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बेईमान बनेंगे तो भी बर्बाद होंगे हमारे कब्जे में आने के बाद, और ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो भी बर्बाद होने ही वाले हैं। इसलिए हमने टैक्सेशन का सिस्टम भारत में चलाया है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिबेट है, और दुर्भाग्य से आपको मालूम है जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाए वो सब के सब आज भी आपके ऊपर लगे हुए हैं। और अंग्रेजों की सरकार की नीति क्या थी? अंग्रेजों की सरकार की नीति बहुत स्पष्ट थी कि भारत के लोगों पर इतना टैक्स लगा दो कि वो बर्बाद हो जाए। आपकी सरकार भी आजादी के 50 साल के बाद उसी नीति का अनुसरण कर रही है। अंग्रेजों ने भारत के व्यापारियों पर टैक्स लगाया भारत का व्यापार खत्म करवाने के लिए। आपकी सरकार भी आपके व्यापारियों पर टैक्स लगा रही है आज के व्यापारियों का व्यापार खत्म कराने के लिए। आप सोचिए, जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं उनको शायद याद होगा, अंग्रेजों ने सबसे पहले जब इनकम टैक्स लगाया था तो वो होता था 97% इनकम टैक्स था अंग्रेजों के जमाने में, 97%। माने 100 रुपए की आमदनी है तो 97 रुपए अंग्रेजों की सरकार को आप टैक्स में दे दीजिए, बस 3 रुपया आपको छोड़ा जाएगा। जो 97% इनकम टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने, वो इनकम टैक्स आजादी मिलने के बाद भी लगभग 30-40 साल तक लगा रहा।
जो बुजुर्ग यहां बैठे उनको याद होगा कि 1982 के साल तक इस देश में इनकम टैक्स लगता था 97%। क्यों? 1947 में अंग्रेज चले गए थे, तो अंग्रेजों के बाद यह इनकम टैक्स भी चला जाना चाहिए था, लेकिन वही इनकम टैक्स आजादी के बाद 1982 के साल तक लगता रहा और आपका खून चूसता रहा। अंग्रेजों ने लगाया था सेंट्रल एक्साइज का टैक्स, अंग्रेज चले गए 1947 में, सेंट्रल एक्साइज का टैक्स खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो आज भी चल रहा। अंग्रेजों ने लगाया था ऑक्ट्रॉय का टैक्स, अंग्रेज चले गए 1947 में, वो टैक्स खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज भी लगा हुआ। अंग्रेजों ने लगाया टोल टैक्स, अंग्रेज चले गए 1947 में, वो चला जाना चाहिए था टोल टैक्स का कानून, वो आज भी लगा हुआ। और टैक्सेशन का पूरा सिस्टम अंग्रेजों ने चलाया था आपको बर्बाद करने के लिए। अंग्रेजों के उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर एक जानकारी और मिली हमको कि ये टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट बनाया अंग्रेजों ने, उस डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स होते थे उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी। जो अंग्रेजों के टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स आते थे टैक्स कलेक्शन के लिए, जिनकी ट्रेनिंग होती थी, उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी? तो ट्रेनिंग देने के लिए अधिकारियों को एक फिलॉसफी सिखाई जाती थी। क्या फिलॉसफी सिखाई जाती थी? कि आप टैक्स कलेक्ट कर पाएं या न कर पाएं, ये इमैटीरियल है। माने आप रेवेन्यू कलेक्शन करें न करें, ये इमैटीरियल है, लेकिन आप हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना धंधा बंद कर दें। तो क्या होगा? तो जब हिंदुस्तानी व्यापारी अपना धंधा बंद करना शुरू कर देंगे तो अंग्रेजों के धंधे हिंदुस्तान में चलेंगे। ये उनकी नीति थी। तो टैक्स का कलेक्शन करने वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग जिस आधार पर होती थी अंग्रेजों के जमाने में, आज भी टैक्स का कलेक्शन करने वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग वैसे ही होती है। और आज भी उन अधिकारियों को यही सिखाया जाता है कि आप रेवेन्यू कलेक्शन कर पाए न कर पाए, लेकिन हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना धंधा बंद करके बैठ जाए। और इसी के साथ एक तीसरी बात और बताऊं कि एक बार अंग्रेजी पार्लियामेंट में एक बहस और चली, वो हिंदुस्तान में भी चली। यहां वॉयसराय होता था, वॉयसराय की काउंसिल होती थी। पहले ये पार्लियामेंट नहीं थी, ये पार्लियामेंट तो 1925-26 में बना, उसके पहले वॉयसराय की काउंसिल के माध्यम से पूरा देश चलता था। तो एक बार हिंदुस्तान में जो वॉयसराय था उसकी काउंसिल में डिबेट चली। क्या डिबेट चली? एक मेंबर था वॉयसराय की काउंसिल का, वो ये कह रहा है कि हमने इनकम टैक्स एक्ट इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है, इतना जटिल बनाया है, जो सीधे सीधे समझ में नहीं आता। उसी मेंबर ने एक बात और कही कि सेंट्रल एक्साइज का टैक्स जो है वो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसा क्यों किया है? तो जवाब मिला उसको कि ये कॉम्प्लिकेशन इसलिए है ताकि हिंदुस्तानी लोग इसको समझ ना सकें। जिन लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है वो लोग समझ नहीं पाए तो क्या होगा? जब वो उसको समझ नहीं पाएंगे तो डोर हमारे हाथ में रहेगी, हम चाहेंगे वैसा इंटरप्रिटेशन निकालेंगे उसका। और दुर्भाग्य से वो कॉम्प्लिकेटेड एक्ट इनकम टैक्स का और सेंट्रल एक्साइज का आज भी चल रहा है। और कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं दोनों कानून, शायद ही दुनिया में किसी देश में इतने कॉम्प्लिकेटेड इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज के कानून होंगे जितने हिंदुस्तान में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इनकम टैक्स में 40 साल से प्रैक्टिस करते हैं। एक दिन मैंने उनसे मजाक में पूछा कि 40 साल से आप इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि आपको समझ में आता है कि इनकम टैक्स एक्ट है क्या? तो पूरी ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया कि राजीव, 40 साल की प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझको मालूम नहीं कि ये इनकम टैक्स एक्ट है क्या। तो मैंने कहा कि जब आपको समझ में नहीं आता ये इनकम टैक्स है क्या, तो आप इसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? तो कहने लगे ये मजबूरी है। तो मैंने कहा कि जिस आदमी के ऊपर ये कानून अप्लाई होता है, अगर उसको ये समझ में नहीं आए तो उसने कहा अन्याय करेगा ये कानून। न्याय के लिए थोड़ी बनाया गया, अन्याय करने के लिए बनाया गया। और वो अन्याय क्या है? आपको इतना दबा के रखा जाए, इतना कंट्रोल करके रखा जाए कि आप ऊपर निकल नहीं पाए। और मैं लोगों को, इस देश के उन व्यापारियों को, उद्योगपतियों को धन्यवाद देता हूं जो इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, टोल टैक्स,
सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, पता नहीं सर्विस टैक्स, क्या क्या टैक्स के होते हुए भी कुछ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। वरना भारत सरकार ने तो आपको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जानते हैं आज क्या चल रहा है इस देश में? आज इस देश में वही चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था। अंग्रेजों के जमाने में क्या चलता था? अंग्रेजी माल आएगा, टैक्स फ्री होगा और हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगाया जाएगा। पिछले 7 वर्षों से हिंदुस्तान में जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन चल रहा है उसमें क्या हो रहा है? बाहर से आने वाले माल पर लगातार ड्यूटीज कम की जा रही हैं और हिंदुस्तानी लोगों पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। आपको मालूम है ये सर्विस टैक्स क्यों लगा दिया आपके ऊपर 5%? और सर्विस टैक्स के बाद अब पिछले 3-4 दिन पहले इंटरेस्ट रेट में जो परिवर्तन करके सरकार ने आपके ऊपर थोप दिया है, ये जानते हैं क्यों हो रहा है? हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स बढ़ाना है, विदेशी व्यापारियों को टैक्स फ्री करना। आपको मालूम है इस देश में एक कानून है कि कोई अगर परदेशी कंपनी आए, कोई परदेशी व्यापारी आए और वो भारत सरकार को झूठ मूठ को कहे कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो 10 साल तक भारत सरकार उससे कोई टैक्स नहीं लेती। 10 साल तक उसको टैक्स हॉलीडे मिलता है, माने विदेशियों को टैक्स फ्री और आपके ऊपर भयंकर टैक्स। ये चलता था अंग्रेजों के जमाने में, वही चल रहा है आज आजादी के 50 साल के बाद। इसलिए मैं पूछता हूं कि आजादी आई है क्या? अंग्रेजों ने चलाया था ये टैक्स का कानून हमें बर्बाद करने के लिए, व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए। आजादी आई है क्या? हमारे देश में अगर भारतीय तंत्र होता तो भारतीय तंत्र हमेशा से एक सिद्धांत पर काम करता आया है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हुआ, उसका नाम था चाणक्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि चाणक्य भी एक अर्थशास्त्री था। दुर्भाग्य क्या है कि हमारे अर्थशास्त्र की किताबों में चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ाया ही नहीं जाता। दुनिया जहान के तमाम अर्थशास्त्रियों को तो हम पढ़ते हैं, स्मिथ ने क्या कहा, स्टीवेंसन ने क्या कहा, उसने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, डिमाके ने क्या, जिससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे देश में जो सबसे बड़ा अर्थशास्त्री हुआ चाणक्य, उसी को नहीं पढ़ाते आपकी विश्वविद्यालय की शिक्षा में। माने गुलामी की शिक्षा है। चाणक्य जानते हैं क्या कहता था? एक बार चंद्रगुप्त और चाणक्य का झगड़ा हुआ। चाणक्य प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त राजा था। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य का झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात का हुआ? चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि मुझे टैक्स कलेक्शन बढ़ाना, रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करना। क्यों पूछा उसने? कि मुझे समाज सेवा के काम करने हैं। तो चाणक्य ने कहा कि समाज सेवा के काम तुम मत करो, इसके लिए समाज के लोग बहुत हैं, वो कर लेंगे। कहने लगा नहीं नहीं, मुझे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना ही बढ़ाना है ताकि राज्य के लिए कुछ ज्यादा पैसा मेरे पास बच सके। तो चाणक्य ने उससे कहा कि तुम रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाओ, तुम्हारे मन में योजना क्या है? कहने लगा मैं टैक्स बढ़ाना चाहता हूं। तो उसने कहा कि कभी गलती मत करना। तो उसने पूछा क्यों? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जो जवाब दिया है वो सबसे बड़ा अर्थशास्त्र है। वो कह रहा है कि किसी भी समाज में कुल उत्पादन का 5% से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। 5% तो मैक्सिमम लिमिट है। और इस समय वो बात कर रहा है चंद्रगुप्त से, तो कह रहा है कि इस समय हमारे राज्य में टोटल उत्पादन का 5% कर लग रहा है ऑलरेडी, इससे ज्यादा कर नहीं होना चाहिए। तो उसने पूछा कि फिर ये हमारा टैक्स का कलेक्शन कैसे बढ़ेगा? तो कह रहा है कि तुम राज्य का वातावरण ऐसा बनाओ कि व्यापार 2 गुना हो जाए, तो तुम्हारा टैक्स कलेक्शन 2 गुना हो जाएगा। माने तुम व्यापार इतना बढ़ाओ कि वो अभी जो व्यापार चल रहा है उसका 2 गुना हो जाए, तो तुम्हारा टैक्स कलेक्शन 2 गुना हो जाएगा। टैक्स की दर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और वो चेतावनी दे रहा है कि ये गलती मत करना। चंद्रगुप्त ने वही किया, और चंद्रगुप्त ने जो किया उसको भारतीय इतिहास में कहते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था, हमारा स्वर्ण युग था। क्यों? क्योंकि वही एक जमाना था जिस जमाने में टैक्स सबसे कम लगता था। और ये जो चाणक्य की फिलॉसफी है कि टैक्स की रेट जितनी कम से कम होगी, टैक्स कलेक्शन उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा, ये भारत सरकार ने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि भारत सरकार स्वदेशी है नहीं, ये शरीर से दिखने में स्वदेशी है, इसमें काम करने वाले लोगों की आत्मा विदेशी है। अगर उनकी आत्मा देशी होती तो चाणक्य की इस फिलॉसफी को कब का इस देश में लागू किया गया होता। हमारे देश में एक ही नेता हुआ,
जिसने चाणक्य की इस आर्थिक फिलॉसफी को पूरी हिम्मत के साथ लागू करने की कोशिश की, शायद उसका नाम आप नहीं जानते होंगे। वो व्यक्ति था गुलाम बख्शी, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुआ। तो जब गुलाम बख्शी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुआ तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को उसने पढ़ रखा था। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद उसने फैसला किया, चीफ मिनिस्टर बन गया, उसके तुरंत बाद उसने फैसला किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में टैक्स की रिडक्शन करनी, टैक्स की दर कम करनी। और कितनी कम करनी है? उसने कहा मैक्सिमम 10%, इसके ऊपर नहीं जाना। तो हंगामा मच गया पूरे देश में। क्या हंगामा मच गया? बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने यह चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह जम्मू कश्मीर को डुबो देगा, टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा, और टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा तो सरकार नहीं चलेगी, राज्य नहीं चलेगा, राज्य के कामकाज नहीं चलेंगे, वगैरह वगैरह। पूरे देश में बहस चलने लगी। गुलाम बख्शी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हो गया हूं, मैं ये करूंगा, और अगर चाणक्य ये कहता था तो एक बार करके तो देखूं, हो सकता है परिणाम निकल आए उसमें से। तो उस आदमी ने हिम्मत की और उसने टैक्स कम करते 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 कहां तक ले गया? 10% पे ले गया। और उसने कहा 1 साल तक मैं यही चलाऊंगा। 1 साल उसने चलाया। 1 साल के बाद नतीजा जानते हैं क्या निकला? 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था, जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन था, उसका 300 गुना ज्यादा दूसरे साल में कलेक्ट हुआ। माने जैसे ही उसने टैक्स की दर कम की, टैक्स का कलेक्शन उसका 300 गुना बढ़ा, और सारे देश को उसने चुप करा दिया, उस एक व्यक्ति ने। और ये बात हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए थी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की टैक्सेशन की व्यवस्था खत्म होने के बाद अगर हिंदुस्तानी टैक्सेशन की व्यवस्था कोई आनी चाहिए थी तो वो ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए थी जिसमें कम से कम टैक्स लगे लोगों के ऊपर और लोगों को छोड़ा जाए, मुक्त किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ उल्टा। अंग्रेजों ने जितने टैक्स लगाए उतने ही टैक्स आज आपके ऊपर लगे हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। कभी कभी एक बार मैं कैलकुलेशन करता हूं, अगर साधारण रूप से आप सारे कानूनों का पालन करें, हर कानून का पालन करने योग्य था। क्यों? क्योंकि वही एक जमाना था जिस जमाने में टैक्स सबसे कम लगता था। और ये जो चाणक्य की फिलॉसफी है कि टैक्स की रेट जितनी कम से कम होगी, टैक्स कलेक्शन उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा, ये भारत सरकार ने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि भारत सरकार स्वदेशी है नहीं, ये शरीर से दिखने में स्वदेशी है, इसमें काम करने वाले लोगों की आत्मा विदेशी है।